सुप्रभात छात्रों, आज मैं आपका प्रकरण जो आपकी पुस्तक है वृत्तांत, इसका पाठ पहला लेकर आपके सामने। छात्रों, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको कहा था जो ये पाठ है थोड़ा लेंथी, थोड़ा बड़ा है, ठीक है, कि 20 पेज का है और एक जो आपकी क्लास होती है उसमें 4 पेज आपके पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। 4 गुना 5 20, 5 क्लास में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। आज हम जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम पाठ का पठन करना शुरू करते हैं। आप पेज नंबर 10 सेकेंड पैराग्राफ निकाल लीजिए। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसका पठन शुरू करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनना है, ठीक है। शुरू करें। पुस्तक और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए पाठ पढ़ते हुए, और एक एक जो भी आपको मुख्य बिंदु लगे या जो मैं मुख्य बिंदु को रेखांकित करवाऊं तो आप उसको अवश्य करोगे, जरूर करोगे छात्रों, ताकि आपको इन फ्यूचर भविष्य में जब आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ो कोई परेशानी हो। अगर आपको रेखांकित करोगे तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आप उन्हीं चीज को मुख्य बिंदु को दोबारा से पढ़ लेंगे बस। चलो शुरू करते हैं। जब आज हम पढ़ेंगे उसमें क्या है कि यशोधर बाबू में अब जो वो पहले अपने ही उस पर टिके रहते थे कि हाँ जो मैं करता हूँ वो सही है, बच्चे सही नहीं करते हैं या वो बच्चों का कहना नहीं मानते, अब धीरे धीरे करके घर के माहौल के अनुसार उनमें थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो गया, ठीक है। अब जब आप पाठ सुनोगे तो जब जानोगे कि ये बदलाव क्या है। अब आप ध्यान से सुनिए पेज नंबर 10। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन वह समझते हैं कि उम्र के साथ साथ जो बुजुर्ग लोग हैं वो थोड़े से सुधर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। पत्नी से वो क्या कहते हैं कि जिस तरह तुमने बुढ़िया का, कि जैसे अब तुम बूढ़ी हो गई हो, बुजुर्ग हो चुकी हो, ये जो वहां का बिना वहां बगैर वहां बिना ये आस्तीन कि जो तुम ब्लाउज पहन रही हो, यह रसोई से बाहर दाल भात खा लेना, ठीक है। सुनते जाओ अच्छा, तो यह ऊंची हील वाली सैंडल जो पहन रही हो, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर शुरू कर दिए हैं जो तुमने, मुझे तो वे समहाउ इम्प्रॉपर लगते हैं, कि किसी भी तरह से ये मुझे उचित नहीं लगते, ये मुझे अनुचित लगते हैं कि बूढ़ी होकर अब तुम जो है बिना बाजू के ब्लाउज पहन रही हो, ऊंची हील वाली जो आपने सैंडल पहन रखी है, ठीक है, और जो आप पहले रसोई में खाना खाती थी अब रसोई से बाहर बैठ के डाइनिंग रूम में आप खाना खाते हो, ये क्या सही है? ठीक है, अब देखिए वो क्या कहते हैं, ठीक है। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगता। जब वो कोई भजन सत्संग सुनते हैं उनका ध्यान फिर भी परिवार की समस्या, परिवार में जो बदलाव उन्हीं की तरफ रहता है। सत्संग पूजा पाठ में उनका ध्यान नहीं रहता, सिर्फ ध्यान परिवार में, ठीक है। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब वह थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं, इसी परिवार में लीन रहता है, इसी परिवार में मग्न रहता है। यशोधर जी चाहते हैं ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, तथा साथ भी वह अपने से कहते हैं कि ऐसे चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही सही है। जो हम पूजा पाठ करते हैं फिर वो अपने आप को ही तसल्ली देते हैं
कि जो ये पूजा पाठ है ना, ये जब रिटायर हो जाते हैं जब ये अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार की तरफ से उस टाइम जो हमारा ध्यान हट जाता है, अपने आप ही वो सोचते हैं और अपने आप को ही फिर वो तसल्ली देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह की तमाम बातें यशोधर बाबू पैदाइशी जब वो पैदा हुए थे किशनदास के शब्दों में और उनके ही लहजे में, जैसे उनके फ्रेंड किशनदा कहते थे उन्हीं के लहजे में, उन्हीं के तरीके में वो कहते हैं, और उन्हीं की तरफ वह झेपी सी लगकर नकली सी हंसी हंस देते हैं। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोदा बाबू नित्य नियम से हर दूसरी शाम उनके घर में हाजिरी लगाने जाते थे। ठीक है, अपने दोस्त के घर एक दिन छोड़कर अगले दिन तो उनको जाना ही जाना था। अब आगे देखिए, यशोदा बाबू ने को समय किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए जब वो किशनदा के साथ सैर पे जाते थे तो अब वहां का वर्णन है। ठीक है, इसमें मैंने जो एक स्टेंजा दिया गया है, एक पैरा दिया गया है, उसी को शिक्षक के तौर पर लिख लिया। आप भी ऐसे ही करो, जैसे ये पैराग्राफ है इसका शीर्षक क्या होगा, यशोधर बाबू को जबरदस्ती उठाना। जो यशोधर बाबू थे जब किशनदा घूमने के लिए जाते थे वो नहीं उठते थे तो उनको जबरदस्ती वो खींचकर घूमने के लिए ले जाते थे। देखिए, और वो क्या कहते हैं, स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटे हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है। नए भाऊ ऐसा कहना कभी नहीं भूलते, जब यशोधर बाबू दिल्ली आए थे तब उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत थी। जब वो नए नए दिल्ली में आए थे उस समय वो थोड़े से लेट उठते थे। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना। जो उनके फ्रेंड थे किशनदा, उनको झंझकोर हिलाकर उनको उठाते थे और साथ सैर में ले जाना उन्होंने उनको शुरू कर दिया और यह मंत्र दिया। अब उन्होंने क्या मंत्र दिया, इसको रेखांकित करना है आपने। देखिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज। ये आपने भी कहा सुनी है, इसको रेखांकित कर लीजिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी एंड वाइज। इससे अगर मनुष्य जल्दी सोता है और जल्दी उठता है, इससे क्या कहा है कि मनुष्य क्या बनता है, हेल्दी एंड वाइज, हेल्दी भी हो जाता है और बुद्धिमान भी हो जाता है। उसके पास ये चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे और अपनी गृहस्थी में डूब गए, तब भी किशनदा ने यह देखते रहना जरूरी समझा कि बच्चा सवेरे जल्दी उठता है या नहीं। जब उनकी शादी हो गई, जब भी किशनदा को यही आदत रहती और वो उनके घर जरूर झांकते और देखते कि यशोधर बाबू उठ चुके हैं या नहीं। ठीक है छात्रों, अब आगे चलिए, पेज नंबर 11। किशनदा क्या था, सुबह की सैर की छवि का वर्णन। वो जो सुबह की सैर करते थे उसकी छवि का वर्णन उन्होंने कैसे किया है। किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा गया है। किशनदा जो उनके फ्रेंड है यशोधर बाबू के, उसकी बात होती है। लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई है वो कैसी छवि है। वह सुबह की सैर जो घूमने के लिए जाते थे वो निकले किशनदा की है। उनको किस रूप में देखते हैं यशोधर बाबू कि जैसे वो किशनदा घूमने के लिए जाते थे वो छवि उनके मानस पटल पर छाई हुई है और उसी का वर्णन है। जैसे क्या बोलते हैं कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे वो घूमने के लिए जाते थे। कुर्ते पजामे के ऊपर कुर्ता पजामा और उसके ऊपर गाउन पहने, इसको रेखांकित करना है। सिर पर गोल विलायती टोपी जो बाहर से आई हुई है, गोल टोपी, और पांव में देशी खड़ाऊ चप्पल जो पुराने, जैसे आप रामायण या महाभारत देखते हो उस टाइम में जैसे हम जूते या चप्पल पहनते हैं वो नहीं पहनते थे। खड़ाऊ क्या होता है, लकड़ी की बनी हुई चप्पल होती है छोटो, जिसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ एक जैसे फ्लैट होती है, जितना आपका पैर का साइज है वो फ्लैट होती है, और एक अंगूठी
खड़ा हुआ और धारण किए हुए हाथ में कुत्तों को भगाने के लिए एक वो छड़ी रखते थे कि कोई भी जानवर अगर मुझे में मिल गया तो इस छड़ी से हम उसको भगा सकते। ये उनकी छवि का वर्णन है जब वो घूमने के लिए जाया करते थे, जो यशोधर बाबू ने किशनदास के बारे में वर्णन किया था। अब आगे चलिए। जब तक किशनदास दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके बड़ शिष्य और उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी तरह से निभाई। ठीक है, किशनदास के चले जाने पर उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की और हम इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को भी नाराज कर दिया करते थे। ठीक है, जैसे घर में होली जलाना, जो परंपराएं उनकी थी वो परंपराएं कौन सी है, इसको रेखांकित कर लो। जैसे घर में होली गवाना, जो होली आती थी उसके भजन वो घर में गवाते थे। जैसे जन्यो पुण्य, जो जन्म होता था, जन्म के बारे में जब बच्चा पैदा होता था उस उत्सव में जो भजन गाए जाते थे, सब को जनेऊ बदलने की जो परंपरा थी उसके बारे में, अपने घर सबको आमंत्रित करना मीन्स बुलावा देना, रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना। जब रामलीला दशहरे का टाइम होता है और रामलीला लोग करते थे तो उनको अपना एक कमरा दे देते थे कि ताकि आप यहाँ पर तैयारी करो। और यही काम और कई काम यशोधर बाबू ने किशनदास से विरासत में मिले हैं। उन्होंने ये सारी चीजें कि पुण्य का काम करना, ये सारा यशोधर बाबू ने किशनदास से सीखा। ठीक है छात्रों, इसको आपको रट लेना है। जैसे मैंने बोला रेखांकित करो, आपको रेखांकित करना है और इसका आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि किशनदास से विरासत में यशोधर बाबू को क्या क्या मिला। आप यहीं से उठा के जो मैंने 4-5 चीजें बोली हैं ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? आगे देखिए। यशोधर जी चाहते हैं कि समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए। यशोधर जी चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे लोग जो समाज है वो सम्मानित बुजुर्ग की नजर से देखें। ठीक है, लेकिन जब समाज ही न हो तो यह पद उन्हें स्वीकार कैसे हो। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जैसे हम अपने पेरेंट्स से लेते थे। जिस जमाने की वो बात कर रहे हैं कि जब हम छोटे थे, जब हम अपने बच्चों की एज के थे, तो हमारे जो बुजुर्ग हमें जो भी काम बताते थे, जो भी सलाह लेते थे या जो हमें नया काम करना होता था हम उन्हीं की सलाह लेते थे। वो यशोधर बाबू अपने बच्चों से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि जब बच्चे कुछ काम करें वो सिर्फ मेरी सलाह ले। ठीक है छात्रों, अब देखिए यशोधर, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि यशोधर बाबू बच्चों से क्या चाहते हैं। आपको इस पैराग्राफ से उसका उत्तर ढूंढना है। पेज नंबर 11 लास्ट पैराग्राफ। क्या चाहते थे कि जो भी वो काम करें वो सिर्फ उनकी सलाह ले। अब देखिए आगे उन्होंने क्या बोला। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी। वो क्या बोलती हैं कि जो मेरा बेटा है वो कम एज में इतना सारा कमाता है, जो मैं आज रिटायरमेंट की एज पर हूँ और आज मुझे जो तनख्वाह मिलती है वो मेरे बेटे को इस यंग एज में मिलती है। फिर वो क्या सोचते हैं कि उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो उसको आज इतने पैसे मिलते हैं और मुझे इस टाइम में इतने मिलते हैं। देखिए ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, लेकिन फिर वो क्या बोलते हैं कि चलो तनख्वाह तुम्हें ज्यादा मिलती है, लेकिन जैसे देखिए इसको रेखांकित करना। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी कि बच्चों की नॉलेज तो ज्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो रखना वो मेरे पास है कि नॉलेज मेरे बच्चों के पास है, लेकिन एक्सपीरियंस जिंदगी जीने का जो एक्सपीरियंस है वो उनसे ज्यादा मेरे पास है। झूठे मुंह से सही एक बार पूछ तो लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं। क्या उन्होंने उत्तर दिया
बाबा आप तो हद करते हैं, तो बात आप जानते ही नहीं, आपसे क्यों पूछे। बच्चों का क्या उत्तर है कि जो हम आजकल की बातें करते हैं उनके बारे में आपको पता ही नहीं, तो हम आपसे क्यों राय लें। आप देखिए आगे, प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। प्रवचन सारा हो गया, अब वो सब्जी मंडी में जा रहे हैं। सब्जी मंडी में जब जा रहे हैं फिर भी उनके मन में क्वेश्चन है कि बच्चे मैं अब भी सब्जी लेकर आता हूँ, मुझे एक बार भी नहीं कहते कि पापा हम सब्जी लेकर आएंगे, आप घर पर रहिए। अब उनके विचार थिंकिंग अपने आप सोच रहे हैं और बच्चे इसके विपरीत क्या सोचते हैं, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता है अगर उनके बेटे बड़े होने पर उनकी तरफ से यह प्रस्ताव करें कि जैसे दूध लाना, राशन लाना, सब्जी लाना, दवाई लाना, सदर बाजार से दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दो। वो ये चाहते हैं कि बच्चे मुझसे बोले कि पिताजी आप ये जो सारे छोटे मोटे काम करते हैं ये छोड़ दें, और अब हम क्या करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू किया कर, तू किया कर। वो एक दूसरे पर टालने लगे बच्चे कि मेरे पास टाइम नहीं, तू कर ले, तेरे पास नहीं, तुम कर लो। तो इस तरह से यशोधर बाबू क्या बोलते हैं, इतना कोहरा मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया कि अगर मैं फिर ऐसा बोलूंगा तो वो फिर यही जवाब देंगे, इससे तो अच्छा है जो छोटे मोटे काम है मैं जाकर खुद ही कर लूँ। तो बच्चे क्या होते हैं, बाबा हमारी समझ में नहीं आता कि आप क्यों करते हो, आपको क्या जरूरत पड़ गई है जब आपका बेटा इतने पैसे कमाता है, ठीक है। उसका उत्तर क्या है, देखिए, इन कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते जो आप हमें बोलते हो, ठीक है, कि मैं ये काम करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। हमने आपको नहीं बोला बाबूजी, हम आपको आज भी ये बोलते हैं कि जो ये छोटे मोटे काम आप करते हैं इनके लिए एक आप नौकर रख लीजिए, इज्जत को भी आराम हो जाएगा, आपको भी आराम हो जाएगा। अब देखिए, कमाओ बेटा, जो बच्चा कमाने वाला है, जो अपने पापा से ज्यादा कमाता है, अब वो क्या बोल रहा है, देखिए इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ आपको। कमाओ बेटा नमक छिड़कते हुए यह भी कहता है कि जो नौकर की तनख्वाह है, जो आप एक नौकर लगाओगे पिताजी, वो पैसे मैं दे दूंगा, ठीक है। यशोधर बाबू को यही हाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है कि जो ये स्वभाव है बच्चों का, ये इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है, ये अनुचित है। जो इनकी सोच है वो यशोधर बाबू कहते हैं। देखिए अब आगे क्या होता है, उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखते। अब यशोधर बाबू को ये भी होता है कि मेरे बच्चे इतना कमाते हैं और मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया, उनका फर्ज इतना बनता है कि जो भी वो कमा कर लाए एक बार फॉर्मेलिटी के लिए तो मेरे हाथ में रख दें, लेकिन बच्चे ऐसा भी नहीं करते, ये भी उनको खलता है, इसको भी वो क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर बोलते हैं। अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है, वो क्या बोलते हैं कि पैसा भी नहीं रखते, इनका तो सारा का सारा पैसा भी अकाउंट में जाता है, ठीक है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता, झूठे मुंह से ही सही एक बार ऐसा कह तो देता। इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि यह काम मैं अपने पैसे से करता हूँ, पिता को कितना फील होता है, ठीक है। अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं, जब वो उनसे ज्यादा कमाने लग गए हैं और अब वो कहते हैं पिताजी आप मत बोलो, ये सब मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ। क्या यशोधर बाबू कहते हैं कि अगर वो कमाने लगे तो क्या मेरा बोलना उचित है, क्या अगर मैं उनको बोल देता हूँ क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ। देखिए आज से आप कैसे नहीं तो आप नुक्ताचीनी ना करें कि जब मैं पैसे भी अपने लगा रहा हूँ आप बीच में दखल अंदाजी मत कीजिए,
ठीक है। इस क्रम में बेटे ने पिता का यह क्वार्टर तक अपना बना लिया है। अपना वेतन अपने ढंग से वह इस तरह खर्च कर रहा है, कभी कारपेट बिछवा रहा है। अब वो यशोधर बाबू क्या कर रहा है कि अपने पैसे ऐसे बर्बाद कर रहा है, कभी घर में कारपेट बिछवा रहा है, इसको अंडरलाइन करो, कभी पर्दे लगा रहा है, कभी नए सोफे ले आया है, कभी डबल बेड के गद्दे ले आया है, कभी ड्रेसिंग टेबल ले आया है, कभी टीवी, कभी फ्रिज। ये पैसे बर्बाद की चीजें हैं। यशोधर बाबू को ये सभी चीजें बर्बादी की लगती है कि बेटा तो वैसे ही पैसे खर्च कर रहा है। ठीक है, इसको छात्रों रेखांकित कीजिए। देखिए अब क्या है, ऐसा भी नहीं टीवी है समझे इसे कोई ना छुआ करे। हमारे घर में वैसे तो टीवी है, लेकिन जो इन्होंने लगवा दिया है वो ये चाहते हैं कि जो बेटे ने लगवाया है उसको उनके अलावा कोई ना छुए। क्वार्टर ही उसका हो गया, जो उस कमरे में रहते हैं वो भी उनका है, ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में। क्वार्टर ठीक है, हमारे लिए तो क्या होगा ऐसा समझते हैं यशोधर बाबू घर वाली को। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं। नौकरों को सौंपा तो उनकी क्या राय है? यशोधर बाबू क्या कहते हैं, जैसे आप बार बार अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि नौकर रख लो, नौकर रख लो, क्या ये नौकर हमारे जैसा काम कर देंगे? जिस प्रकार हम काम करते हैं क्या नौकर हमारा वो काम कर सकते हैं? नहीं, सारा कारोबार नौकर चौपट कर देंगे। ये यशोधर बाबू अपने बेटे को कह रहे हैं। यशोधर बाबू पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती, वो सुनकर भी अनसुना कर देती है, पर सुनकर अब चिढ़ती भी नहीं। उनको आदत पड़ गई है। पहले वो ये सारी बातें सुनकर चिढ़ जाया करती थी, लेकिन अब वो सुनती है और अनसुना कर देती है और चिढ़ती भी नहीं। छात्रों, आज हमने जो ये पाठ इतना बड़ा है, ठीक है, उम्मीद करती हूँ इतना समझ आया होगा। आज हम बेटा इतना ही पाठ पढ़ेंगे, ठीक है, जितना पढ़ चुके हो उतना ही आप एक बार अपने आप पढ़ोगे, ठीक है। और जो कुछ नहीं समझ आया है तो आप उसे पूछ भी सकते हो ग्रुप में, मैं आपको वो तुरंत समझा देती हूँ। और जो डाउट क्लियरिंग सेशन है उसमें भी मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि आप डाउट क्लियरिंग सेशन में बोलते हो कि मैम हमें सब समझ आ जाता है। ठीक है बच्चों, इतना ही आप पढ़ोगे और जो इसके क्वेश्चन आंसर जितने हो चुके हैं उतने ही आप लर्न करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अगले प्रकरण में इसी तरह को आगे बढ़ाते हुए हम फिर मिलेंगे और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी होपफुली हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है छात्रों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।